हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल जो संविधान की पहली वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए। ठीक है, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर के आ चुके हैं, यानी हमारी ये दूसरी क्लास होगी। ठीक है, आपको पता है कि हम यूपीएसआई लेवल का जो कोर्स है करवाएंगे। ठीक है, और ये लिखित रूप से अपने खुद से नोट्स बना करके हम उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइप करने में बहुत समय लगेगा। ठीक, और टाइप करने में थोड़ी बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम चाहेंगे कि इससे बाहर ना आए। ठीक है, इतना हम ख्याल रखेंगे। और आप लोगों का कर्तव्य बनता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली। देखिए, हमने जो पिछले वीडियो में क्या देखा था दोस्तों, संविधान सभा के बारे में देखा था। क्या संविधान सभा के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, कि उसके बारे में थोड़ा सा कि कितनी महिलाएं थी और जो अपना, ठीक है, कितनी महिलाएं थी, कितने अनुसूचित जाति की सीटें थी, कितनी अनुसूचित जनजाति की सीटें थी, है ना। तो वो सब चीज़ें देखे थे, किसने कितने कांग्रेसों ने कितने सीटें पाई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी और निर्दलीय सदस्यों की कितनी सीटें थी, है ना। तो आज हम देखेंगे दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली। पहले देखते हैं संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पहली बैठक, तो चलिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लें पेन का। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था भैया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों बैठक हुई थी। और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने दोस्तों बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग, आपको पता है कि मुस्लिम लीग की टोटल 73 सीटें आई थी। ठीक है, और 296 सीटों में से। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो मुस्लिम जो लीग थी दोस्तों, उसने इसका बहिष्कार किया था। वो क्या चाहते थे, वो अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। तो इस वजह से जो टोटल 296 सीटें थी, 296 सदस्य थे दोस्तों, उसमें से केवल और केवल कितने आ पाए, 211 लोग ही उपस्थित हुए। क्या 211 लोग ही उपस्थित हुए। ये चीज याद रखेंगे कि पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित थे, तो 211 लोग। ठीक है, किसने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने। कब पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, 9 दिसंबर 1946 को ही दोस्तों, देखिए, फ्रांस की तरह ही इस सभा के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष सदस्य को ही क्या बनाया गया, अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों। समझिएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछा था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। ठीक है, तो कौन होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, टेम्परेरी हैं दोस्तों, एक दिन के लिए। ठीक है, मतलब उसी सभा में बने थे। क्यों बने थे आपको बता दें, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे। ठीक, जैसे कि फ्रांस में भी इसी तरह हुआ था कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य था, उसको ही उसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि उस दिन देखिए चुनना थोड़ा सा मुश्किल था, पहला दिन था, तो इन्होंने सोचा एक को हम ऐसे बना देते हैं तो सबसे बुजुर्ग दिखे, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इन्हीं को क्या बना दिया गया, अस्थायी सदस्य बना दिया गया। ठीक है, तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला की बैठक कब हुई, पहली बैठक 1946 को। कब, आपके 9 दिसंबर को। कितने सदस्य, 211। किसने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने। और पहले अस्थायी सदस्य कौन थे, तो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कब, मतलब किस दिन बनाए गए थे अस्थायी सदस्य, तो आपको बता देना है, 9 दिसंबर को पहली ही बैठक में बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अब देखते दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये अस्थायी सदस्य वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अब देखिए, दूसरी बैठक जो थी दोस्तों 11 दिसंबर को होती है। कब, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती संविधान सभा की। और फिर क्या करते हैं, सभी लोग मिल करके दोस्तों एक स्थायी अध्यक्ष चुनते। क्या, स्थायी अध्यक्ष जो हमेशा बना रहे। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष क्या होता है, जो टेम्परेरी। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष क्या होता है, परमानेंट जो रहे। ठीक है, तो परमानेंट अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस बैठक में, 11 दिसंबर 1946 वाले बैठक में। ठीक है, मतलब ये दूसरी बैठक थी। ठीक है, पहली 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11 को दोस्तों। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके क्या बने, राष्ट्रपति बने। ठीक है, और बता दें आपको कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए।
क्या, 2 उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इनके नाम भी याद रखना। कौन थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, क्या, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, हरेंद्र चंद्र, है ना, तो ये चीज याद रखेंगे, एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचार्य। ठीक है, वीटी कृष्णमाचार्य दोस्तों, ये दोनों लोग क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो दोबारा याद रखेंगे, पहले अगर बात करता है दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष, क्या, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक, कब बनाए गए, तो 11 दिसंबर 1946 को। और उपाध्यक्ष पूछते हैं तो एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचार्य दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, क्या, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को, क्या, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सभा में क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, पेश किया था, जिससे संवैधानिक संरचना एवं ढांचे की झलक दिखती है, जिसमें क्या, पूरे संविधान की हमारी झलक दिखती है दोस्तों, किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में। अब देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए क्या कहा गया था। ठीक है, क्या क्या कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए, क्या क्या कहा गया, तो इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, देखिए यह संविधान ये जो संविधान सभा है, भारत को एक स्वतंत्र, ठीक है, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, इसमें क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि भारत को एक स्वतंत्र समझते हैं ना, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, जिसपे कोई दबाव ना हो। ठीक है, संप्रभु क्या होता है दोस्तों, जो कि खुद अपनी नीतियां बनाने में सक्षम हो, दूसरा कोई इसमें हस्तक्षेप ना कर सके। जैसे अपना भारत क्या है, संप्रभु है दोस्तों, क्या है, संप्रभु। देखा होगा आपने कि सीएए का मुद्दा हटाया गया। ठीक है, धारा 370 हटाई गई, लोग चिल्लाते रह गए, विदेशी चिल्लाते रह गए, पाकिस्तान चिल्लाते रह गए, कोई मतलब नहीं निकला, क्या, कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, तो ये होता है संप्रभु, मतलब कोई हमारे बीच में हस्तक्षेप ही ना कर पाए दोस्तों, वही क्या है, प्रभु है। गणराज्य आप जानते होंगे, है ना, जनता का राज, है ना, गणराज्य मतलब क्या, आप समझ सकते हैं। ठीक, गणराज्य के बारे में, तो ये चीजों के बारे में कहा गया था। और इन्होंने कहा कि अपने भविष्य के प्रशासन चलाने के लिए हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसके जरिए हम संविधान निर्माण की घोषणा भी करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जो भी ब्रिटिश के अंडर थे दोस्तों, सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, जो भारत में शामिल थे वो सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र दोस्तों, वो अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे। ठीक है, मतलब जो भी चीज है, देखिए समझ, अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोले कि देखिए कुछ क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के अंडर थे, कुछ क्षेत्र थे थोड़ा सा अलग थे। ठीक है, कुछ क्षेत्र भारत में थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो भी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहते हैं भारत की आजादी के बाद, वो भारत में शामिल हो सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब बस इतना है। ठीक है, ज्यादा इसे मत समझिएगा। देखिए अगला है कि यह उद्देशिका भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, स्वतंत्रता व समता की व्यवस्था भी करती है। देखिए इन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे भाई, जब हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन सब शब्दों के बारे में देखेंगे, स्वतंत्रता क्या होता है, समता क्या होता है, न्याय क्या होता है। ठीक, तो सबके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जैसे जाते रहेंगे आप। ठीक है, अभी तो हमने जब अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे, अभी अनुच्छेद स्टार्ट नहीं होगा, कम से कम बहुत कुछ आपको पहले इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया, आपको पता होगा। ठीक, ज्यादा झलक इसी का दिखता है ना। इसके परिवर्तन रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। किसके, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है दोस्तों, जो कि प्रस्तावना का रूप ले लेती है दोस्तों। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको पता है किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखिए ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है भैया। ऐसी चीजें हम आपके लिए हमेशा मतलब कि बता रहे हैं कि आपको अच्छी चीजें ला के दिखाते रहेंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपके ना जाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्या, संविधान सभा के कार्य दोस्तों। देखिए यहां से आपके क्वेश्चन आने की उम्मीदें थोड़ा ज्यादा होती हैं। ठीक है, कि संविधान सभा के कार्य क्या थे, तो आपको बता दें कि जो संविधान सभा के कार्य की बात करते हैं, देखिए संविधान के निर्माण और
आम कानूनों को लागू करने के अलावा दोस्तों, ठीक है, संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए हैं। देखिए ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। देखिए इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। किसमें? राष्ट्रमंडल में दोस्तों भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया दोस्तों। और देखिए 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारा तिरंगा है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया है। ये क्वेश्चन पूछा था 24 जनवरी 1950 वाले, ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक ही दिन, ठीक है, तो याद रखेंगे 24 जनवरी को ही राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया, ठीक है। और एक चीज 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी इनको चुना गया, ठीक है। अब कुछ चीजें आप याद रखेंगे, क्या कुछ चीजें याद रखेंगे कि संविधान तैयार करने के लिए कुल समय कितना लगा? सबको याद है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। इसके दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? तो कितनी बैठक हुई? 11 बैठक, जिसमें 9 दिसंबर को पहली हुई थी और दूसरी 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष, ठीक। तो 11 बैठकें हुई दोस्तों। और आपको बता दें जो हमारा संविधान बना है इसमें लगभग कितने देशों का संविधान खंगाला गया दोस्तों, तब जाके उसका निचोड़ बनाया गया। तो आपको बता दें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया दोस्तों। कितने? 60 देशों का। अब देखिए इसके प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक विचार हुआ था दोस्तों? तो इसके प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार हुआ था। ये क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा लगा था, तो आपको बता दें कुल कितना खर्चा लगा था। तो 64 लाख के लगभग खर्चा आया था संविधान बनाने में। हमारा संविधान बनाने में कितना? 64 लाख के तकरीबन खर्चा आया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो प्रथम की बात करेगा तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946, इसी की बात कर रहे हैं जिसमें पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। पहला 9 दिसंबर 1946 और अंतिम 24 जनवरी 1950 को। अब आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया, इसीलिए इस दिन हम 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में, सॉरी, इसको हम क्या बताते हैं दोस्तों? आपको पता होगा ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है 26 जनवरी, ठीक है। अब बताइएगा संविधान दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम देखते हैं कुछ चीजें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखते हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है दोस्तों। और पता है इसके डिजाइनकार कौन है? तो पिंगली वकाया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो राष्ट्रगान है दोस्तों, तो राष्ट्रगान कौन सा हमारा चुना गया? तो जनगण मन। आपको पता होगा इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने इसे बांग्ला भाषा में लिखा था, ठीक है। और आपको बता दें कि सबसे पहले गाया कहां गया? तो 27 दिसंबर 1911 को। क्या? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में सरला देवी चौधरी ने गाया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सरला देवी द्वारा गाया गया था। और इसके गाने का समय कितना है दोस्तों? तो 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड में ये गाना गाया जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय गीत, इस देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? तो वंदे मातरम है। कहां से लिया गया? आनंद मठ जो उपन्यास दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, वहां से लिया गया है, ठीक है। और सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये भी गाया गया है। कब? कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया है। अगर राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ दोस्तों देश भर में शक संवत आधारित, क्या? शक संवत पर आधारित, जिसका प्रथम महीना चैत्र से शुरू होता है और अंतिम महीना फागुन से, ठीक है। और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आपको पता होगा कि जो हमारा नया साल शुरू होता है दोस्तों इस कैलेंडर के अनुसार, हिंदू न्यू वर्ष दोस्तों, तो 22 कब से? 22 से चालू होता है ना, चैत्र से, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ठीक। तो इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, 22 मार्च से शुरू होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए जो शक संवत होता है ये क्या होता है दोस्तों? देखिए अगर अभी क्या चल रहा है हमारा, मान लिया अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021। अगर पूछ ले शक संवत में कितना चल रहा है दोस्तों, तो शक संवत हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से हम 78 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब क्या है? जो कैलेंडर हमारा अपनाया गया शक संवत, ये जो अंग्रेजी ईयर का कैलेंडर है दोस्तों, उससे 58 वर्ष पीछे चलता है। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? शक संवत चल रहा है तो 1900
1943 शक संवत चल रहा है, यानी 78 जैसे ही माइनस करेंगे हमें अपना जो शक संवत है दोस्तों उसका कैलेंडर मिल जाएगा, यानी अभी सन 1943 चल रहा है, शक संवत 1943 चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डेट निकालनी, मान लिया 2000, आपको पता है कि 2000 में कौन सा शक संवत था, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे 78 घटा देंगे, तो यही जो आएगा हमारा वो आ जाएगा शक संवत में आ जाएगा। सन 2000 को हम शक संवत में कितना लिख सकते हैं। देखिए एक होता है विक्रम संवत, आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे। ठीक, तो विक्रम संवत हम कैसे निकालते हैं, तो मान लिया अभी क्या 2021 चल रहा है, तो विक्रम संवत निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 57 ईयर प्लस कर देंगे। क्या 57 ईयर प्लस कर देंगे। देखिए हम 57 जैसे ही प्लस करते दोस्तों तो 2078 आ जाता, तो 2078 चल रहा है। अगर हम बात करते हैं विक्रम संवत में, तो विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है दोस्तों 2078 चल रहा है, और शक संवत में देखते हैं शक संवत में 1943 चल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि शक संवत में हम क्या करते हैं 78 वर्ष क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, और विक्रम संवत में 57 ईयर क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा बताते हैं। अभी हमारा देखिए अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं 2021 चल रहा है, क्या 2021 चल रहा है। अगर वहीं हम शक संवत से देखते हैं तो शक संवत के हिसाब से क्या चल रहा है दोस्तों 1943 चल रहा है। ठीक है, और देखिए अगर हम विक्रम संवत के हिसाब से देखते हैं तो 2078 चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी आई होप। देखिए एक क्वेश्चन हम आपसे करके जा रहे हैं कि आपको बताना है कि जो संविधान है दोस्तों उसको मूल रूप से इंग्लिश में किसने लिखा था। ठीक है, तो संविधान को मूल रूप से किसने लिखा था। ठीक है, आपको पता है मूल जो संविधान था वो अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था, तो किसने लिखा था अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा तो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।